कहानी की शुरुआत रिकी नाम के लड़के से होती है जिसे मर्डर के केस में 10 साल की सजा सुनाई गई है। अगर ये कोई आम जेल होती तो शायद उसके लिए ये 10 साल आसानी से कट जाते, लेकिन ये फ्यूचर की जेल है। सन 2001 के बाद दुनिया भर की सरकारों ने सभी जेलों को प्राइवेट कर दिया था, जिसका मतलब है कि इन 4 दीवारों में वार्डन का अपना ही कानून चलता है। ये पैसों के लालची भूखे लोग इन कैदियों को गुलामों की तरह इस्तेमाल करते हैं, पर इन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि इनकी जेल में किसने कदम रखा है। कैदियों से भरी एक बस जेल के चेक पॉइंट्स को क्लियर करते हुए मैक्सिमम सिक्योरिटी जोन में आती है। बाकी जेलों की तरह ये भी एक प्राइवेट जेल है। एक ही करके सभी कैदी अपना नाम और अपने गुनाह जेल के अफसरों के सामने कबूल करते हैं, लेकिन तभी उनमें से एक कैदी अपने तेवर दिखाने लगता है। उसका नाम है रिकी, जिसे मर्डर के आरोप में 10 साल की सजा सुनाई गई है। गार्ड्स के ऑर्डर्स को अनदेखा करते हुए वो सीधा मेटल डिटेक्टर से गुजरता है, पर अचानक डिटेक्टर शोर करने लगे। गार्ड्स को लगा कि रिकी के पास कोई हथियार है, लेकिन एक्सरे में जो सामने आता है वो चौंकाने वाला था। पता चला कि रिकी की छाती में 5 गोलियां फंसी हुई थीं। गार्ड्स ने पूछा, तुमने इसे निकलवाया क्यों नहीं? जिस पर रिकी जवाब देता है कि उसने इन्हें याद के तौर पर रखा है और जब तक मैं जिंदा हूँ ये मेरे साथ रहेंगे। साफ पता चला था कि रिकी कोई आम इंसान नहीं था, उसके अंदर दर्द सहने की असहनीय शक्ति थी। इसके बाद हमें बताया जाता है कि जेल 4 हिस्सों में बटी हुई है और हर ब्लॉक को कुछ कैदी कंट्रोल करते हैं, जिन्हें वार्डन नहीं चुना है। वार्डन इस जेल का सबसे पावरफुल आदमी है। उसके बाद आता है असिस्टेंट वार्डन, जो उसके ना रहने पर सब कुछ कंट्रोल करता है। अगले सीन में हम एक बुरे आदमी को देखते हैं जिसे कुछ लोग परेशान कर रहे थे। उन्होंने उसकी लकड़ी की ट्रेन तोड़ दी, जो उसने अपने बेटे के लिए बड़ी मेहनत से बनाई थी। बाकी सभी कैदी बस चुपचाप खड़े तमाशा देख रहे थे, लेकिन किसी में भी उसकी मदद करने की हिम्मत नहीं थी। पता चला कि इस आदमी की कुछ ही दिनों में बेल होने वाली थी, लेकिन जेल के कैप्टन का राइट हैंड सैमुअल उसे धमकी देता है कि जब तक मैं इजाजत ना दूं तब तक तू बाहर नहीं जाएगा। ये सुनकर उस बुरे आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो वुड स्लाइसर उठाकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर सैमुअल ने बड़ी फुर्ती से उसे पकड़ लिया और उसी स्लाइसर से उसका मुंह बेरहमी से छील दिया। उसकी चीखें सुनकर गार्ड्स वहां पहुंचते हैं, लेकिन मदद करने की बजाय उन्होंने सैमुअल को वहां से जाने दिया और पूरे मामले को दबाने की कोशिश की। सैमुअल जैसे ही आगे बढ़ा, रिकी ने उसके रास्ते में टांग अड़ा दी, जिससे वो सीधा किलो के ऊपर जा गिरा। सैमुअल दर्द के मारे चिल्लाने लगा, पर उसके साथियों ने रिकी से उलझना ठीक नहीं समझा और सबसे पहले अपने बॉस को डॉक्टर के पास ले गए। सैमुअल की जान तो बच गई, पर अब वो एक आंख से अंधा हो गया था। उसने रिकी को मारने की सोची, लेकिन तभी उसके एक आदमी ने कहा, बॉस आपको खुद कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम मैड ड्रैगन से उसका काम तमाम करवा सकते हैं। मैड ड्रैगन एक बेहद खतरनाक और ताकतवर कैदी था, जिसकी भूख कभी खत्म ही नहीं होती थी। फिलहाल उसे आइसोलेशन में रखा गया है क्योंकि उसने वार्डन की घोड़े को खा लिया था। अगले दिन सैमुअल ने गार्ड्स को रिश्वत दी और कहा, मैड ड्रैगन को रिहा कर दो ताकि वो रिकी को मार सके। वहीं दूसरी ओर हम उस बूढ़े कैदी को देखते हैं जिसे एक गार्ड अपने पास बुलाता है और उसे बताया जाता है कि उसकी जल्दी रिहाई को कैंसिल कर दिया गया है। अब उसे अपनी पूरी सजा काटनी होगी। ये सुनकर वो बूढ़ा कैदी रोने लगा और उनसे रहम की भीख मांगी, लेकिन किसी को उस पर तरस नहीं आया। उल्टा उन लोगों ने उसे खूब पीटा और वहाँ से चले गए, जैसे वो इंसान नहीं बस एक बोझ हो जो अब किसी काम का नहीं। इस बेरहम सिस्टम से टूटकर आखिरकार उस बूढ़े कैदी ने खुदकुशी कर ली। रात में गार्ड्स ने जब देखा कि वो रस्सी से लटक रहा है तो उसकी लाश को नीचे उतारा गया। सभी कैदी बस उसी के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे उसे यहाँ टॉर्चर किया जा रहा था और उसे सैमुअल ने कैसे सुसाइड करने के लिए मजबूर किया। रिकी अपनी सेल में चुपचाप बैठा ये सब सुन रहा था। जब गार्ड्स उसकी लाश को बाहर ले जा रहे थे तो रिकी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने कहा, ये मर चुका है, कम से कम मरने के बाद तो उसे बख्श दो। रिकी ने उसकी हथकड़ियां तोड़ी। उसने उसकी ट्रेन भी ठीक कर दी थी जो उस बुरे कैदी ने अपने बच्चे के लिए बनाई थी, पर अफसोस अब उसका बेटा अपने पापा से नहीं मिल पाएगा। अपने अंदर पनप रहे गुस्से को बाहर निकालने के लिए रिकी तेज तूफान में कुंफू करने लगा। उसे समझ आ गया था कि यहाँ जिंदा रहने के लिए उसे हर दिन लड़ना होगा, नहीं तो उसका अंजाम भी यही होगा। अगले दिन जब सभी कैदी नहा रहे थे तभी गार्ड्स ने सभी को बाहर जाने को कहा। रिकी अब उन लोगों के बीच अकेला था। कुछ ही देर में वहाँ मैड ड्रैगन आया। रिकी कुछ समझ पाता इससे पहले ही मैड ड्रैगन ने उसे एक जोर का पंच मारा, जिससे वो दूर जा गिरा। रिकी शुरुआत में उससे लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन जब उसे पता चला कि इस आदमी को उसे मारने के लिए भेजा गया है तो उसने बिना देर किए मैड ड्रैगन के पेट में इतनी जोर से पंच मारा कि उसके अंदर का सब कुछ बाहर आ गया। उसकी इतनी भयानक मौत देखकर भी सैमुअल अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और रिकी को मारने की कोशिश की, लेकिन रिकी ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसकी उंगलियां तोड़ दी और अपने हाथ में फंसी कील को ऐसे निकाल फेंका जैसे ही उसे दर्द महसूस ही न हुआ हो। उनकी चीख सुनकर गार्ड्स अंदर आ गए, लेकिन सैमुअल को बचाने में उन्होंने देर कर दी थी। तब तक रिकी उसका काम तमाम कर चुका था। उस पल किसी में भी हिम्मत नहीं हुई कि वो रिकी को रोक सके, पर रिकी ने बिना किसी विरोध के अपने आप ही सरेंडर कर दिया। गार्ड उसे ले ही जा रहे थे कि तभी नॉर्थ पोलो का कैप्टन उसे रोक लेता है। रिकी की ताकत से वो काफी इम्प्रेस हुआ था। उसने रिकी को अपने गैंग में शामिल होने का ऑफर दिया, लेकिन रिकी उसकी ऑफर को ठुकराते हुए वहाँ से चला गया।
मैट ब्राउन के पंच की वजह से रिकी की छाती में फंसी गोली अपनी जगह से हिल गई थी, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है। लेकिन उसने दर्द से अपना ध्यान हटाया और उसे सहने की कोशिश की। इसी बीच हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम यंग रिकी को देखते हैं, जो उस वक्त हाई स्कूल में था। एक दिन जब वो अपने माता पिता की कब्र के पास गया तो उसने देखा कि वहाँ एक अनजान आदमी पहले से खड़ा उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा था। रिकी को पता चला कि उसके अंकल हैं, जिन्हें बचपन से ही उसके सुपर पावर के बारे में पता था। वो हमेशा दूर से उस पर नजर रखे हुए थे, लेकिन अब वक्त आ गया था कि वो सामने आकर रिकी को वो सब कुछ सिखाएं, जिससे कि वो एक महान फाइटर बन सके। रिकी ने उन्हें अपने कुछ मूव दिखाए, लेकिन जैसे ही उसने अपने अंकल पर अटैक किया, उसके अंकल ने एक ही पंच में रिकी को धूल चटा दी। उसी पल रिकी को एहसास हुआ कि वो भी तैयार नहीं है। इसके बाद उसके अंकल ने उसे सिखाया कि कैसे दिमाग और शरीर पर काबू पाया जाता है। जल्द ही रिकी इतना स्ट्रांग हो गया कि वो बड़े बड़े पत्थरों को अपने हाथों से यूं ही तोड़ दिया करता था। कहानी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि रिकी पूरी रात सोया नहीं था। सुबह गार्ड्स उसे उठाकर असिस्टेंट वार्डन के ऑफिस ले जाते हैं। हम देखते हैं कि वार्डन की पूरी टेबल खाने से सजी हुई थी। उसकी एक आंख नकली थी और हाथ भी कटा हुआ था, जिसकी जगह उसने एक हुक लगा रखा था। साइक्लॉप्स ने कहा कि वो रिकी की रिपोर्ट पढ़कर सुनाए। रिपोर्ट के मुताबिक रिकी ने मर्डर किया था। उसका ना कोई परिवार था, ना कोई जानने वाला। रिपोर्ट में ये भी लिखा था कि रिकी बहुत खतरनाक है, इसलिए उसे हाई सिक्योरिटी जेल में रखा जाना चाहिए। हर कैदी को जेल में आने से पहले अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सब कुछ बताना पड़ता था, लेकिन रिकी की रिपोर्ट में पिछले 2 सालों का कोई जिक्र नहीं था। साइक्लॉप्स ने पूछा, बताओ उन 2 सालों में तुम कहाँ थे? इस बीच तुमने क्या किया? लेकिन अपनी धमकियों के बाद भी वो रिकी का मुंह नहीं खुलवा सका। आखिर में वार्डन उसे एक लेटर दिखाता है जिसे किसी ने उसके लिए भेजा था। रिकी जैसे ही उसे लेने के लिए आगे बढ़ा, वार्डन ने उसके हाथ में अपने नुकीले हुक फंसा दिए और उस पर एक के बाद एक जोरदार मुक्कों की बारिश कर दी। उस लेटर के अंदर एक तस्वीर थी जिसे वार्डन ने अपने हाथों से मसल कर फाड़ दिया। ये देखकर रिकी को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने हाथ से टेबल के 2 टुकड़े कर दिए। वार्डन बौखला गया और उसने रिकी पर गोली चला दी, लेकिन रिकी ने वो गोली भी अपने हाथ से डिफेक्ट कर दी। वो चाहता तो वार्डन को मार देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और उसे एक लास्ट वार्निंग देकर वहाँ से चला गया। उसी रात रिकी अपनी सेल में बैठा उन दिनों को याद करता है जब वो अपनी गर्लफ्रेंड केको के साथ हंसी खुशी रहा करता था। वो अपनी बांसुरी निकालता है और एक धुन बजाने लगता है, वही धुन जो उसे केको की याद दिलाती थी। लेकिन तभी एक गार्ड आता है और उसे वार्निंग देते हुए कहता है कि अगर तूने ये धुन दोबारा बजाई तो ये बांसुरी तोड़कर फेंक दूंगा। अगले दिन कुछ कैदी एक आदमी को घेर लेते हैं। उन्हें पता चलता है कि यही गार्ड्स को अंदर की बातें लीक किया करता था। उस बूढ़े कैदी की मौत के पीछे भी इसी का हाथ था। वो आदमी उनसे अपनी जान की भीख मांगता है और वादा भी करता है कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा, पर वो उसे बख्शने वाले नहीं थे। उनमें से एक आदमी लकड़ी काटने वाली आरी से उसके टुकड़े करने वाला था, पर तभी वहाँ नारुमी आ जाता है। नारुमी उसे बताता है कि यहाँ मेरी मर्जी के बगैर कोई किसी को नहीं मार सकता। हाथ में हथियार लिए एंड्रू उसके इस फैसले का पूरी तरह से विरोध करता है। वो कहता है कि सैमुअल ने रूल तोड़ा तो तुमने उसे जाने दिया, और अब जब ये रूल्स तोड़ रहा है तो तुम इसे भी जाने दे रहे हो, तो फिर इन रूल्स का फायदा क्या? नारुमी को उसके तेवर पसंद नहीं आए। उसे लगा कि ये उसका अपमान कर रहा है। साइकोलॉप्स दूर खड़ा उन्हें देख रहा था। उसे नारुमी से कुछ जरूरी बातें करनी थी, इसीलिए वो उसे अपने ऑफिस में बुलाता है और एंड्रू के मुंह में हुक फंसाकर उसे घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है। साइक्लॉप्स कहता है कि रिकी की वजह से बाकियों में बहुत हिम्मत आ गई है। ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी हर सेल में एक रिकी होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें एक सबक सिखाओ। रिकी को मार दो, बाकी सब अपने आप पीछे हट जाएंगे। इसके बाद नारुमी ग्राउंड में आता है। उसने एंड्रू को एक बड़े सी क्रॉस से बांधकर मारने के लिए छोड़ दिया था, ताकि उसकी हालत देखकर कोई भी उसकी तरह बगावत करने की हिम्मत न करे। नारुमी ने रिकी को फाइट के लिए चैलेंज किया। रिकी लड़ने को तैयार था, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर, कि वो सबसे पहले एंड्रू को छोड़ दे। नारुमी को उसे मारने के ऑर्डर्स मिले थे, न कि सौदेबाजी करने के, इसीलिए वो बिना देर किए रिकी पर टूट पड़ा। फाइट शुरू होते ही उसने रिकी की आंख में पिसे हुए कांच के टुकड़े छीट दिए, जिससे रिकी अंधा हो गया। मौके का फायदा उठाकर नारुमी ने उसके हाथ की नस भी काट दी। रिकी हार रहा था, पर तभी सभी कैदी रिकी के लिए चीयर करने लगे, जिसके बाद रिकी ने पाइपलाइन तोड़कर उसके पानी से अपनी आंखों को साफ किया। अब उसे साफ दिखाई दे रहा था। नारुमी ने जैसे उस पर दोबारा जानलेवा हमला करना चाहा, रिकी ने उसके सिर पर इतनी जोर से मारा कि उसकी आंखें पॉपकॉर्न की तरह बाहर आ गईं। रिकी ने अपनी कटी हुई नसें खींची और उन्हें आपस में बांधकर अपने हाथ को ठीक कर लिया। नारुमी अब हार मान चुका था। उसने अपने ही पेट में चाकू घोंपकर सुसाइड करने की कोशिश की। रिकी उसे बचाना चाहता था, पर जैसे ही उसके पास आया, नारुमी ने फिर से उसे धोखा दिया और अपनी इंटेस्टाइन उसकी गर्दन में लपेट कर उसे मारने की कोशिश की। रिकी ने कहा अब बस, और उसे इतनी जोर से मुक्का मारा कि उसकी खोपड़ी चूर चूर हो गई। इसके बाद रिकी एंड्रू को उस क्रॉस से नीचे उतारता है, लेकिन अफसोस तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। सारे कैदी मिलकर वार्डन के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं। उन्होंने झुंड बनाकर साइक्लोप्स को घेर लिया, लेकिन उसे मारने से पहले ही दूसरे ब्लॉक के कैप्टन उन्हें रोक लेते हैं। एक ने तो एक कैदी का शरीर फोड़ दिया। ये देखकर डर के मारे सभी रिकी के पीछे छुप गए। वो चाहते थे कि रिकी उनसे फाइट करे,
लेकिन रिकी फाइट करने से मना कर देता है। उसे दुख था कि उसकी वजह से पहले ही कई लोग मारे जा चुके थे और अब वो और खून नहीं बहाना चाहता था। उसने एंड्रू की बॉडी को अपने कंधे पर उठाया और वहाँ से जाने लगा। साइक्लोप्स ने रिकी से पूछा, क्या तुम नारोमी की जगह नए कैप्टन बनना चाहोगे? लेकिन रिकी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो वार्डन के इशारों पर चलने वाला कोई पालतू कुत्ता नहीं था। हम वहाँ नारोमी की गोद लिए हुए बेटे एलन को देखते हैं, जो अपने फादर की मौत से बहुत दुखी था। उसने रिकी को एक पत्ते से धुन बजाते हुए सुना। वो भी वही आवाज निकालने की कोशिश करता है, पर उससे नहीं हो पा रहा था। तभी रिकी उसके पास आया और उसे सही तरीका बताने लगा। जो कुछ उसके पिता के साथ हुआ उसके लिए रिकी उससे माफी भी मांगता है, लेकिन उसने नोटिस किया कि एलन काफी देर से चुप है। जब उसने गौर से देखा तो पता चला कि उन लोगों ने उसकी जीभ काट दी थी। रिकी को उसके लिए बहुत बुरा लगा। आखिर में रिकी उसे अपनी फ्रूट गिफ्ट कर देता है, जिसे वो बिना जीभ के भी आराम से बजा सकता था। बदले में एलन ने भी उसे कुछ पॉपी लीव्स दिए। रिकी ने पूछा, तुम्हें ये कहाँ मिला? इन्हें उगाना गैर कानूनी है। इसके बाद एलन उसे जेल का सारा काला सच बता देता है। दरअसल जेल की 4 दीवारों के पीछे ओपियम की फार्मिंग की जा रही थी, जो एक तरह का ड्रग होता है। वांगचुक दूर खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। अब क्योंकि रिकी को सब पता चल गया था, इसलिए वो उनके लिए खतरा था। तीनों कैप्टन ने मीटिंग बैठाई और सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। वोंग एलन को बुलाती है और उसे कहती है कि रिकी ने तुम्हारे पिता को मारा है, अब समय है कि तुम उनकी मौत का बदला लो। आग में घी डालने के लिए उन्होंने उसे नारुमी की लाश दिखाई, जिसकी खाल उतरी हुई थी, और कहा ये सब रिकी ने किया है। एलन जानता था कि रिकी इतना बेरहम नहीं है। जब वो नहीं माना तो वोंग ने गुस्से में आकर उसे भी मौत की घाट उतार दिया और फिर उसकी लाश को किसी कचरे की तरह ग्राउंड में फेंक दिया। उसे देखने के लिए कैदियों की भीड़ इकट्ठा हो गई। थोड़ी देर बाद रिकी भी वहाँ पहुँच गया और जब उसने लाश के पास अपनी फ्रूट पड़ी देखी तो वो समझ गया कि ये एलन की लाश है। फिर से एक बेकसूर की मौत इस बार वो बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने ठान लिया कि वो किसी को नहीं छोड़ेगा। कुछ देर बाद फायर अलार्म की आवाज से पूरी जेल में अफरा तफरी मच जाती है। वोंग देखती है कि रिकी ने पूरे ओपियम फार्म को जलाकर राख कर दिया था। अपनी सालों की मेहनत को इस तरह जलकर राख होता देख वोंग का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने रिकी के सबसे वीक पॉइंट पर अटैक किया, जिसे वो डेड पॉइंट कहती थी। अब रिकी की मौत पक्की थी। वो तड़प रहा था और सभी कैदी उसकी मौत का तमाशा देख रहे थे। वहीं दूसरी ओर साइक्लोप्स को पता चलता है कि कल वार्डन यहाँ आने वाला है। ये खबर उसके लिए बहुत डरावनी थी, क्योंकि अगर वार्डन को सच पता चलता तो उसकी शामत आनी तय थी। रिकी जल्दी उसके अटैक से रिकवर कर जाता है, जो देखकर वोंग चौंक जाती है, क्योंकि ये नामुमकिन था। हालांकि इसके बावजूद भी आज रात उसका मरना पक्का था। एक ने उसकी बॉडी में नुकीली सुइयां चुबा चुबा कर रिकी की बॉडी को आटे की बोरी की तरह सिल दिया। कितामाकुरा उसका काम तमाम करने ही वाला था कि तभी अनाउंसमेंट होती कि जो कैदी अपनी सेल में नहीं जाएगा उसे गोली मार दी जाएगी। इसके बाद गार्ड्स ने फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन उनका निशाना सिर्फ रिकी ही था। वो किसी तरह अपनी जान बचाते हुए कमरे में आ पहुंचा, पर तभी पूरा कमरा सीमेंट से भरने लगा। रिकी लोहे के गेट को चीरता हुआ बाहर निकल आया और उसने कितामा की भी जान बचा ली। वार्डन उसे फिर से जिंदा पाकर निराश हो गया था। जल्द ही रिकी की बॉडी पर लगा सीमेंट सूख जाता है और वो किसी पत्थर के स्टैचू की तरह धड़ाम से नीचे गिरता है। साइक्लोप्स ने कहा, सारे सबूत मिटा दो, कल वार्डन आने वाले हैं, मुझे सबसे पहले उनकी खातिरदारी करनी है, इनसे मैं बाद में निपटूंगा। अगले दिन सभी गार्ड्स वार्डन के स्वागत के लिए लाइन में खड़े थे। तेज धूप में घंटों इंतजार करने के बाद भी वार्डन का कोई अता पता नहीं था। कुछ गार्ड्स तो थककर वहीं खड़े खड़े झपके लेने लगे, लेकिन फिर अचानक एक गाड़ी आती दिखाई दी और सब तुरंत अलर्ट हो गए। वार्डन के साथ उसका हरामखोर बेटा भी आया था, जो मस्ती करते करते कारपेट पर फिसल जाता है। वार्डन ने गुस्से में पूछा, कारपेट किसने बिछाया था? साइक्लोप्स ने तुरंत एक कैदी उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया और झूठ बोला कि सर यही था। इतना सुनते ही वार्डन ने बिना कुछ सोचे उस कैदी की आंखें फोड़ दी। वार्डन ने साइक्लोप्स से पूछा, मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ क्या हुआ था? इस सवाल ने तो उसके पसीने छुड़ा दिए, पर अब वो झूठ नहीं बोल सकता था। उसने कहा, कुछ कैदी बगावत पर उतर आए थे, तो हमें उनमें से कुछ को मारना पड़ा। वार्डन ने कहा, हर महीने यहाँ कोई न कोई मर ही जाता है। तुम जानते हो कि पूरे देश में इससे सस्ते मजदूर हमें कहीं नहीं मिलेंगे। इन्हें भूख या बीमारी से मरने मत दो, उन्हें जिंदा रखो ताकि काम होता रहे। खैर इतना तो वार्डन ने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन जब उसे पता चला कि किसी ने उसकी ओपियम के फार्म जला डाले तो उसे हार्ट अटैक आ गया। साइक्लोप्स ने फौरन उसे दवा दी, जिससे उसकी जान तो बच गई, पर गुस्सा वो तो रिकी को मारकर ही शांत होता। उधर रिकी अभी पूरी तरह से सीमेंट में जकड़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही वार्डन सामने आया, रिकी ने सीमेंट की मोटी लेयर को तोड़कर उसकी गर्दन पकड़ ली। वो उसकी जान लेने ही वाला था कि तभी कितामा ने पीछे से आकर उसे जोर से लात मारी, जिससे रिकी दूर जा गिरा। इसके बाद उसने रिकी के हाथों को जेल की सलाखों में जकड़ दिया और उसे मार मार कर उसकी हालत खराब कर दी। इतना भी कम था तो उसने रिकी का सर पकड़ा और उसे इतनी जोर से दबाया कि उसके सर से खून बहने लगा। इससे पहले कि वो रिकी के 2 टुकड़े कर देता, रिकी पलटवार करता है और कितामा के जबड़े पर इतनी जोर से मुक्का मारता है कि उसका जबड़ा तरबूज की तरह फट जाता है।
कितामा को हारता देख वार्डन ने एक बटन दबाया जिससे जेल की छत नीचे आने लगी। रिकी ने उस हाइड्रोलिक प्रेस को रोकने की अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन अब उसमें इतनी ताकत नहीं बची थी। ऊपर से वार्डन ने उसे स्टन गन से 1 लाख वोल्ट का झटका भी दे दिया, जिससे रिकी और कमजोर हो गया। रिकी को मारने के चक्कर में वो ये भूल ही गए थे कि कितामा अभी अंदर फंसा हुआ था। अपने साथ ये धोखा होते देख कितामा ने रिकी की मदद की और उसे अपनी जान बचाने को कहा। रिकी तो किसी तरह बच गया, लेकिन कितामा बेचारा उस हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे दबकर मारा गया। रिकी वार्डन को खत्म करने के लिए आगे बढ़ा ही था कि तभी वार्डन ने एक और बटन दबाया और रिकी सीधा एक गहरे गड्ढे में जा गिरा। इसके बाद रिकी को जंजीरों में बांधकर सभी कैदियों के सामने लाया जाता है। वार्डन ने उन्हें ऑर्डर दिया कि सभी बारी बारी रिकी को दफनाना शुरू करें। उनमें से कुछ कैदियों ने रिकी के साथ हो रहे इस अत्याचार का विरोध किया और कहा, हम रिकी को मारने में तुम्हारा साथ नहीं देंगे। वार्डन ऐसे लोगों को गोलियों से बुनवा देता है, जिसके बाद बाकी कैदी डर के मारे रिकी को एक एक कर दफनाने लगते हैं। वार्डन ने कहा, हम इसे 7 दिन बाद दोबारा बाहर निकालेंगे और अगर तब तक ये जिंदा बच गया तो रिकी की सारी गलतियां माफ कर दी जाएंगी। लेकिन ये बस दिखावा था, क्योंकि वार्डन जानता था कि बिना खाना और पानी के कोई इतने दिन जिंदा नहीं रह सकता। सांस लेने के लिए उन्होंने रिकी के मुंह के पास पाइप लगाई और उसे मिट्टी में दफना कर छोड़ दिया गया। सभी कैदी बस रिकी के बारे में ही बात कर रहे थे। उन्हें लगा कि वो अब तक मर चुका होगा, पर तभी उन्हें जमीन के नीचे से एक धुन सुनाई देती है, जिसे रिकी अपने मुंह से बजा रहा था। उसे जिंदा पाकर सभी में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। एक डॉग वहीं पास में ही टहल रहा था। वांग उसे मारकर उसके लिवर को पाइप में डाल देती है ताकि रिकी को ऑक्सीजन न मिले। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता